अनअकैडमी लाइफ 7 में आज आपको साइटोलॉजी के पार्ट 5 में, जो कि पिछले 2 लेक्चर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में चल रहा था, आज हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। ये मैंने बताया है आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, लेकिन उसका मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब एक एक पॉइंट ले रहे हैं। इसका पहला फंक्शन है डिलिनेटिंग ऑफ द सेल। अब उसको मैं 3 हेड्स में डिस्कस कर रहा हूं। पहला है, ये पूरे सेल को इनक्लोज करता है, पूरे सेल को ये इनक्लोज करता है और पूरे सेल को ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल शेप देता है और सेल का वॉल्यूम जो है ये डेफिनेट रखता है। ये पहला है। दूसरा है, जो सेलुलर कंटेंट हैं, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस से ये प्रिवेंट करता है, उससे उसकी रक्षा करता है। माने कोई बैक्टीरिया इसमें एंटर करना चाहता है तो यह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये उसे हिंडर करता है, रोक देता है। थर्ड है, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये मूवमेंट और शेप ऑफ द सेल को ये चेंज करता है। तो ये हमारा पहला हुआ। दूसरा हुआ केमिकल एक्सचेंज, रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान एक सेल से दूसरे सेल में, आउटर एटमॉस्फेयर से इनर एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में। द केमिकल एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और यह मेम्ब्रेन जिन पदार्थों को अपने अंदर आने देने के लिए या बाहर अंदर के टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसकी मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब हम इसका ट्रांसपोर्ट जो है 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये सीधे डिफ्यूजन के द्वारा होता है। मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज diffusion, and this process is mediated by transport protein. It is also ion channel protein which form hydrophilic channel to transport potassium ion, sodium ion, chloride ion, hydrogen ion, calcium ion, bicarbonate ion through lipid hydrophobic bilayer। और दूसरी प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन। इट ट्रांसपोर्ट्स स्मॉल पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक सुगर,
लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, हमेशा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यह भी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन होगा, लेकिन यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस और जनरेटेड बाय एटीपी। यहां एटीपी का कंजम्पशन होता है, यहां एटीपी का कंजम्पशन होता है। थर्ड है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मटेरियल को का इंजेक्शन कर लेता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कोई मटेरियल आया तो इस तरह से मटेरियल यहां आया और इसने इसको इंजेक्ट कर दिया। उसी तरह से टॉक्सिक मटेरियल को ये पूरा का पूरा बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसको बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको आप एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा भी समझ सकते हैं। एंडोसाइटोसिस मीन्स इनगल्फिंग or taking inside the cell, and exocytosis means that is the toxic material, waste material is expelled out from the plasma membrane, that is categorized under bulk transport। तो इस तरह से चाहे इंजेक्शन हो, बाहर निकालने की क्रिया को इजेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बहिष्करण, और इंजेक्शन को कहते हैं अंतर्ग्रहण। इसको आप एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी कहें। अब इसके बाद हमारा थर्ड आता है रिसीविंग एक्सटर्नल सिग्नल एंड मीडिएटिंग सेलुलर रिस्पांस। यहां पर सेल जो है ये बाहरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सेल जो है ये बाहरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करके उसके अगेंस्ट ये रिस्पांस करता है, उसके अगेंस्ट जो है ये रिस्पांस करता है, और यह जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल के द्वारा। दिस सिग्नल इज रिसीव्ड बाय are mediated by receptor protein. Thus membrane serves as sensory surface। यह मेम्ब्रेन जो है ये संवेदी धरातल का काम करती है। एंड सेल रिएक्ट्स स्टिमुलस, इसी कारण सेल जो है ये उद्दीपन प्रोड्यूस करती है और उसके अगेंस्ट ये रिस्पांस करती है। नाउ मीडिएटिंग सेल रिकॉग्निशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था टिश्यूज की बात में कि एक सेल अपने सिमिलर सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद उससे ये रिकॉग्निशन, उससे ये अडहेयर कर लेता है। तो और इसके कारण ये आयंस का एक्सचेंज कर लेता है। नाउ फोर्थ, facilitating increase the surface area and cell membrane, cell movement and migration। इसमें क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जैसे एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज माइक्रोविलाई। हिंदी में उसको रसांकुर कहते हैं। अब उसके कारण एरिया, एब्जॉर्प्शन की एरिया जो है ये बढ़ जाती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करती है, क्योंकि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज्ड एरिया चाहिए। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फिंगर लाइक, पेग लाइक स्ट्रक्चर
जिसे आप क्रिस्टी कहे हैं वो बढ़ा हुआ है, और यह जो एक्सटेंशन है दैट इज ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरह से उसकी जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से हमने आज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कहा जाता है, लेकिन आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि फ्यूचर आपको अपना देखना चाहिए। इस तरह से आज मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट किया, और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट करने के बाद अगले लेक्चर में साइटोलॉजी के पार्ट 6 में मैं ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूं, इसे आप अवश्य देखें और पूरे वीडियो को देखें, तभी जो है आपको नॉलेज होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका MP सिंह।